नमस्कार। मैं डॉक्टर जमाल हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कैंसर के बारे में इसमें बात करता हूँ, ख़ास तौर से इस बीमारी और इस बीमारी के साथ लगे हुए संकोच और इस बीमारी के निवारण, क्या सही रास्ता होना चाहिए, इस पर रोशनी डालता हूँ। और बीमारी ना हो उसमें भी थोड़ी बहुत बातें आपको बता पाता हूँ। कुछ हद तक वो सही होती हैं, कुछ हद तक सही नहीं निकलती, क्योंकि बहुत से लोगों का ये शिकायत है कि हम बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, फिर हमें क्यों कैंसर हो गया। तो मैं हमेशा से ये बात बताता हूँ, सेहतमंद होने का मकसद बीमारी से रहित होना नहीं है। जो लोग बीमार रहते हैं, जैसे मेरी एक बहुत करीबी रिश्तेदार थी, मेरी सगी नानी ही थी, उनको मैंने देखा जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, कि पेट की बीमार रहती थी। उनको पेट में बीमारी रहती थी, उनको कभी डायरिया हो जाता था, वो बहुत कमज़ोर भी रहती थी। और मेरी ख़्याल से जब मेरी उम्र 20 साल की हुई तो उनकी नेचुरल डेथ हुई। तो 20 साल तक मैंने 18-15 साल तक यही देखा कि वो बीमार रहती हैं। कैंसर नहीं हुआ उन्हें, पेट की बीमारी रही लेकिन कैंसर नहीं हुआ। ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है जो बीमार नहीं रहे कभी भी, पेट की बीमारी एकदम से कोई थी नहीं, कभी कैंसर हो गया। तो बीमारियों का होना जो होता है वो हमारी सहन शक्ति को मजबूत करता है। उसकी जो एक्सरसाइज है सहन शक्ति की, WBCs का पहचानना, छोटी छोटी बीमारियों को और वायरस को, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता उनकी, बार बार नए बैक्टीरिया या नए वायरसेस से उनका मुकाबला, उनको ये संदेश भी देता रहता है कि जो हमारे शरीर में कैंसर के सेल पनप रहे हैं उनको भी नष्ट कर दें। तो साथ में ये एक सोने पे सुहागा है। बीमार हुए, बीमार रहे, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, साल में 4 बार हमें ज़ुकाम नज़ला होता है, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से जो लोग हमारे सोसाइटी में लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजारते हैं, परेशानियों में गुजारते हैं, उनको भगवान ने एक सुख भी दिया है। वो ज़्यादा कैंसर के मरीज़ नहीं होते। कैंसर के मरीज़ स्टेल लाइफ गुजारने वाले, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने वाले, इन्फेक्शन से बचने वाले, बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता इम्यूनोलॉजी को रिवाइव करने का। उनकी इम्यूनोलॉजी बहुत साइलेंट हो जाती है। वो साइलेंस जो है वो एक दिन से कभी भी परेशानी का बाइस बन सकता है। पहली बात तो ये हो गई, इस पे मुद्दे पे मैंने बताया। मैं शायद आप तक पहुंच पाता हूं, इसीलिए आप लोग मुझे सुनते हैं, और सब बातों का जवाब भी देने की मैं कोशिश करता हूं बीच बीच में आपके सवालों के। इसलिए इंस्टाग्राम पे भी अब हमारा चैनल एक चलता है जिसमें डॉक्टर जमाल के नाम से है, और उसमें भी आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। वो भी एक लाइफस्टाइल के बारे में, दुनिया की अरदास के बारे में है। अब जब हमें कैंसर हो गया तो हम क्या करें? पहले तो हमारा डॉक्टर, फिजिशियन शक करेगा कि कैंसर हो गया आपको, उसको बताना होगा, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो मालूम नहीं। अनपढ़ से मुराद है कि हम हेल्थ के बारे में नहीं जानते। तो डॉक्टर, फिजिशियन जो है शक करेगा कि भाई आपको शायद कैंसर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब वहाँ से आपकी गिनती शुरू होती है, जहाँ पर आपको एक तो डिसबिलीफ होता है कि मुझे होना नहीं चाहिए, मुझे क्यों हो गया। इसको कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करेंगे इस बात पे। तो अगर उसने कहा ही तो है, शुबा ही तो किया उसने ये कब कह दिया कि हो गया, तो हम उस संकोच में जांच ज़रूर करा लें। ये नहीं कि हमें क्यों होगा भाई, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तो जांच करा लें जो उसने, डॉक्टर ने आपके बताई है। जांचें कराने में ये तय रखें कि जांचें लंबी लंबी नहीं होना शुरू हो जाए, मुख्तसर जांचें हों। क्योंकि ऐसा भी होता है कि मैंने देखा है कि 2-4 लाख रुपए तो लोग जांचों में खर्च कर देते हैं, डायग्नोसिस ही होता रहता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाहे वो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, लेकिन वो कभी आज ध्यान ये आएगा ये जांच कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो। तो इसमें 2 मुख्य रूप से जांचें होती हैं जो कैंसर को बताती हैं। एक सीटी स्कैन, नॉर्मल कंट्रास्ट सीटी स्कैन, दूसरा उसके ऊपर की जांच पेट सीटी स्कैन, पेट
PET, उसमें मैंने लफ्ज़ लगा दिया पेट। पेट CT स्कैन ऐसा होता है जिसमें हम डालते हैं डाई, और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो डाई देखता है कि कैंसर उस डाई को ज़्यादा खा रहा है। अगर उस डाई को ज़्यादा खाता है तो वो चमकती है, अलग कलर में चमकने लगती है, तो शरीर में अगर कैंसर है तो वो चमकेगा। लेकिन पेट CT स्कैन ब्रेन के लिए नहीं यूज़ होता, वहाँ पर खाली CT स्कैन ही काम करता है। क्योंकि हमारा ब्रेन भी ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा खाता है, डाई ग्लूकोज के साथ मिली भी होती है, तो वो भी चमकेगी। तो ब्रेन के लिए पेट CT नहीं है, ब्रेन के लिए CT स्कैन है। बाकी पूरे शरीर के लिए पेट CT स्कैन है। और तीसरी जांच होती है जो इसके बाद होती है, जो पैथोलॉजिस्ट के यहाँ होती है, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, या हम सुई द्वारा जांच की बात करते हैं, ये भी होती है। तो ये मुख्य रूप से हमारी जांचें हैं भाई। इसके बाद जो मार्कर्स हैं, स्टडीज़ हैं बायोकेमिस्ट्री की के साथ, प्रोस्टेट कैंसर है तो PSA बढ़ गया, ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन का मार्कर बढ़ गया, ये सब बाद में आती हैं। इनको पहली जांचें जो हैं, हिस्ट्री से डॉक्टर बताएगा आपकी हिस्ट्री क्या है, दूसरा बताएगा आपका CT स्कैन से, और तीसरा पेट CT स्कैन से। तो ये हो गई नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन। नॉन इन्वेजिव जिसमें मैंने कोई इन्वेजन आपकी बॉडी में नहीं किया, बॉडी को छुआ नहीं, मैंने दूर से जांच कर ली। फिर हुई पैथोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन, जो FNAC होती है, और जो बायोप्सी होती है वो इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन। तो दोनों को कुल मिला के कैंसर पता चल जाता है। इससे ये भी इन सब जांचों से पता चल जाता है कैंसर कितना एक्टिव है और शरीर में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। डेफिनेशन कैंसर की ये है कि अगर कैंसर एक शरीर के भाग से दूसरे शरीर में के भाग में चला गया तो स्टेज 4 हो गई। लेकिन अर्ली स्टेज 4 भी होती है जो क्योर की स्टेज में जा सकती है, कि एक छाती में हुआ था और एक दूसरी जगह जाकर बैठ गया, मान लीजिए लीवर ही में बैठ गया, एक ही लीवर का लेजन दिखा रहा है छोटा सा और छाती में भी है, तो हमने क्या किया, दोनों जगह की सर्जरी करा ली, लीवर के लेजन को भी निकाल दिया और छाती के लेजन को भी निकाल दिया। इसमें निकालने में कीमोथेरेपी का चयन भी बहुत से डॉक्टर्स करते हैं शुरू में, कि 3 साइकिल या 6 साइकिल कीमोथेरेपी की दी। इसको बोलते हैं कि हमने न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी सर्जरी से प्लानिंग से पहले दी गई, सर्जरी की प्लानिंग करने के लिए। उसके बाद मार्क किया हुआ था क्षेत्र को और हमने सर्जरी भी वहाँ कर दी। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कंट्रोवर्सी है, जब आपने कीमो ली तो लेजन्स गायब हो सकते हैं, लीवर का लेजन भी वहाँ गायब हो जाएगा और ब्रेस्ट का लेजन भी वहाँ गायब हो जाएगा। तो कभी कभी हम संकोच करते हैं, कभी कभी हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट या हमारे विचार ये होता है कि अब सर्जरी ना करो। ऐसी सूरत में जहाँ सर्जरी ना करो वो कैंसर लौटने की संभावना ज़्यादा रखता है, 90% 80% पेशेंट्स को लौट आएगा। इसलिए कीमो न्यू एडजुवेंट जब हमने प्लान की है तो हम सर्जरी से कंप्लीट करें उसको, हमें सर्जरी करना है उसके बाद, ये मरीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। उसी लीवर के एरिया को रिसेक्शन कराना है जहाँ पर वो बीमारी थी, वो नज़र नहीं आ रही है पेट CT में, इनएक्टिव हो गई, लेकिन वो शांत है, वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है। और ब्रेस्ट की सर्जरी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी श्रृंखला में इम्यूनोथेरेपी है, जो हम डेंड्राइटिक सेल थेरेपी की बात करते हैं, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है। हमारे शरीर में जो सहन शक्ति कैंसर को पहचानने की क्षमता नहीं रखती थी उसको हम एक्टिवेट कर दें, इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यून थेरेपी हम लोग जो करते हैं, जो मेरा दायरा है, डॉक्टर शर्बीन का दायरा है, या हमारे साथ में जो डॉक्टर सब एसोसिएट हो गए, वो सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी करते हैं, जिसमें पेशेंट का रक्त लेके उसी के रक्त से WBCs निकाल के लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है, कल्चर करके वापस पेशेंट को भेजते हैं नियमित रूप से 15-15 दिन में 6 साइकिल्स में। ये हम लोग डेनवेक्स नर्सिंग होम जो वसंत विहार में बनाया है वहाँ भी कर रहे हैं। इसमें एडमिशन की सुविधा है और इसमें इंश्योरेंस का ताउन भी शुरू हो गया है। जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं बहुत सी, जिनको TPAs बोलते हैं, वो इंश्योरेंस कवर में भी आ गई है। भगवान का बड़ा शुक्र है, ऊपर वाले का एहसान है, हमारे लीडरान की मेहनत है, मोहब्बत है, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज़ की मोहब्बत है,
उनका रहम है मरीज़ों की तरफ कि उन्होंने ये काम हमें दिया, और ये अब हम इस काबिल हैं कि आपको आपके बग़ैर पैसे लिए अगर इंश्योरेंस में आप आते हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ भी काम करते हैं, हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, तो कीमोथेरेपी का चयन भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो हम अगर प्लानिंग आपकी ट्रीटमेंट की करेंगे तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो इंश्योरेंस कवर आपके पास है, जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है, उस इंश्योरेंस कवर में कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे ही रूफ के अंडर में हो जाए। आपका ये नहीं हो कि इंश्योरेंस ख़त्म हो गया और बीमारी भी वहीं के वहीं रखी हुई है। अब आप फिर परेशान हैं कि भाई मैंने तो 5 लाख का बीमा था मेरा और 5 लाख रुपए यूज़ हो गए और मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ। तो क्यों ना ऐसा जगह पे आप जाएं जहां 5 लाख में आपका कंप्रिहेंसिव प्रोटोकॉल हम कर सकें। ये सूरत हाल ये पोजीशन हमने आज इख्तियार की है कि आपकी इंश्योरेंस कवर में पूरा ट्रीटमेंट आपका एक ही छत्र छाया में हो जाए। सर्जरी के सर्जन के पास भेजें, उसी पैसों में सर्जरी हो जाए। अगर सिकाई की आवश्यकता है उन्हीं पैसों में सिकाई हो जाए, उन्हीं पैसों में इम्यूनोथेरेपी। इस तरीके से हम प्लान करेंगे आपके लिए। 6 डोजेस 4.5 लाख की वहाँ नहीं देंगे, वहाँ 3 डोज दे देंगे, क्योंकि आप जो हैं अर्ली स्टेज पे आए हमारे पास, कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेने आए हैं। तो ये बताना भी मेरा बहुत ज़रूरी था आप दर्शकों को। ये मैसेज जो आप लोग सुनते हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए, उससे आपको बहुत सी मालूमात होती है, और ये मेहरबानी करके सवाब का काम है अगर आप ये इन्फॉर्मेशन और पेशेंट्स को भी दे सकें जो वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा ये है कि आप और लोगों को भी ये बात बताया कीजिए कि डॉक्टर जमाल ये बात कर रहे थे, तो किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। मैंने पूरा जीवन सिर्फ दूसरों के भले के लिए किया है। ज़रूर है कि मैं टाई और कोट पहन के बैठता हूँ आपके साथ, लेकिन जो आप खाना खाते हैं वही मैं खाना खाता हूँ। जैसे आप सोते हैं वैसे ही मैं सोता हूँ। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि जो मेरी जो है वो कोई शौक़ ऐसे हैं जिसमें मैं बहुत पैसा खर्च कर दूँ या मैं बहुत तफरी का शौकीन हूँ। मुझे कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। मैं सिंपल लाइफ गुजारता हूँ, सिंपल लाइफ आप भी गुजारते हैं। हम दोनों एक साथ इस सफ़र में शामिल हैं। इस सफ़र को हम दोनों को साथ में तय करना है। कैंसर को भयभीत बीमारी की जगह एक साधारण बीमारी बनाना है, और यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। आप लोगों का साथ रहा तो आगे बढ़ेंगे, काम आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग एक अच्छा भारत, एक सरल भारत, जहाँ सब मिलजुल कर रहें, जहाँ इलाज संभव हो, आसान हो, उसका लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।